leverage your knowledge to success. Hello, my friends. Welcome to another episode of Aditya Talks. And today we have Mr. Captain Pramod Chaudhary on our show, and it's an honor. Today we are going to learn a lot from him, and he's going to share a lot from his journey and his learnings throughout his massive career and his singing passion. So, sir, welcome to the show. How are you doing? Thank you, Aditya. I'm good. How are you? I'm fine. It's an honor to be here. I'm going to learn a lot today, and I hope my audience you will also enjoy this podcast. So, for our audience, can you tell us about yourself? How you got to this phase in life? What was your journey? Okay. To start with, actually, मैं हमेशा ना एक सिंगर बनना चाहता था. हाँ. तो हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. मतलब आई थिंक यूट्यूब भी बहुत कम लोग जानते थे, और ये इंडियन आइडल और सारेगामापा वगैरह तो कुछ था ही नहीं. तो मैंने अपने डैडी को बोला कि मुझे ना ट्वेल्थ में, मैं जब ट्वेल्थ में था, तो मैंने बोला कि मुझे ना सिंगर बनना है. तो डैडी, माय फादर वाज इन एयरफोर्स, नाउ ही इज रिटायर्ड. तो उन्होंने बोला कि यार अपने घराने में कोई गायक वायक तो है नहीं, और मुझे संगीत वंगीत के बारे में कुछ पता नहीं है. हम्म. तो पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन एक बाप का दायित्व ये है कि अब उसका बेटा अपने पैरों पे खड़े हो जाए. तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ तो कोई जॉब करो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम कर लेना. तो मैंने आईआईटी एग्जाम दिया था, और उस समय आईआईटी एग्जाम में एक ऑप्शन हुआ करता था, टीएस राजेंद्र या डीएमईटी. तो टीएस राजेंद्र स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंगशिप राजेंद्र, और डीएमईटी डायरेक्टर ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग विच इज इन कोलकाता. तो एक ऑप्शन था. तो मैंने डैडी से पूछा कि ये ऑप्शन पता नहीं आईआईटी में क्या है, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ना जहाज ना समुद्र, कुछ पता नहीं था. हम्म. तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऑप्शन भरने में क्या है, वो तो हम, अगर तुम्हारा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना है. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने वो बिना कुछ जाने समझे उस आईआईटी के फॉर्म में टीएस राजेंद्र एज अ ऑप्शन भर दिया था, और एग्जाम दे दिया. और मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा आईआईटी में. लेकिन सडनली मुझे एक दिन एक कॉल लेटर आया, और डैडी के ऑफिस में आया, और डैडी भागते हुए लिख के आए कि अरे तुम्हारा तो हो गया इसमें. तो मैंने कहा अच्छा, तो अब क्या करना है. तो हमें तो कुछ पता नहीं था कि ये सी क्या होता है और शिप क्या होता है. तो मैं उस समय एयरफोर्स कॉलोनी इलाहाबाद में रह रहा था. देयर वाज एयरफोर्स स्टेशन बमरौली. तो वहां था. तो वहां हमने किसी अंकल से पूछा कि ये मर्चेंट नेवी होता क्या है. तो उन्होंने हम्म. कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसमें ये कैप्टन बनेगा और बहुत पैसा मिलेगा और ये होगा और वो होगा. उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई. फिर भी हमें कोई क्लू नहीं था. हम्म. तो मेरे डैडी का एक उसूल ये है कि कभी भी कुछ भी एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, तो जाके फेस करना चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही मिलता है, एंड यू विल बिकम मोर वाइजर. तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम ना इंटरव्यू दे दो, तो उसके बाद देखेंगे. और इंटरव्यू बॉम्बे में था. मैं इंटरव्यू देने आया. वहाँ करीब 400 बच्चे थे, और मेरे ही उम्र के, और सब आईआईटियंस, और उसमें से सिर्फ सेलेक्ट होने थे 80. हम्म. तो उन्होंने मैं तो बिल्कुल बिंदास था. मुझे पता था मेरा रैंक कुछ 343 था, वो जो 400 बच्चे बुलाए थे उसमें से. हम्म. तो आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड, और बिकॉज मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरा कोई सिलेक्शन हो भी जाएगा. लेकिन इंटरव्यू बुलाया उन्होंने. आई थिंक, मुझे याद नहीं, लेकिन 3 कैप्टन बैठे हुए थे. उन्होंने मेरा पूछा कि क्या करते हो और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और तुम्हें पता है शिप किससे, व्हाट इज शिप मेड ऑफ. मुझे तो वो भी नहीं पता था. तो मैंने तो बोल दिया हाँ, वो वुड से बना होता है, क्योंकि मैंने जो पुरानी फिल्में देखी थी तो उसमें वुड था. तो वो पूछते हैं आर यू श्योर. मैंने कहा हाँ. तो बोले ठीक है, और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. तो मैंने कहा मैं डैडी एयरफोर्स में है, तो वो मैंने एडवेंचर बहुत देखा है, आई वांट टू आल्सो सी द एडवेंचर ऑफ सीज. तो उन्होंने कहा ठीक है. बस इतना पूछा और मुझे भेज दिया. हम्म. नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है आदित्य, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ. नेक्स्ट डे रिजल्ट लगने वाला था. देयर इज बिल्डिंग कॉल्ड जहाज भवन इन बॉम्बे. हम्म. सो योर फादर वुड आल्सो नो. तो व्हाट हैपेंड इज, वहाँ मैं रिजल्ट देखने भी नहीं जा रहा था, बिकॉज मुझे ज्यादा कुछ पूछा नहीं था. एंड
हाँ, मेरे कुछ वो सर्टिफिकेट्स पूछे थे कि को करिकुलर एक्टिविटीज और आप में उसमें क्या क्या है। तो उसमें तो मैं स्टार था स्कूल में, मतलब आई वाज लाइक अनडिस्प्यूटेड किंग। कोई रेसिटेशन हो, कोई एक्सटेम्पोर स्पीच हो, कोई डिबेट हो, मतलब प्रमोद चौधरी, मतलब सब बोलते थे फर्स्ट प्राइज छोड़ के बाकी प्राइज की बात करो। तो वो तो बहुत सारे थे मेरे पास, तो वो मैंने सब दिखा दिए। मैं आ गया। उसके बाद दूसरे दिन वही अंकल जिन्होंने कहा था ना तुम कैप्टन बनोगे बहुत पैसा मिलेगा, वही मेरे साथ आए थे, क्योंकि हम लोग इलाहाबाद में थे, बॉम्बे मेरे को पता नहीं था, पहली बार जिंदगी में बॉम्बे आया था मैं। तो उन्होंने कहा चलो बेटा अभी नेक्स्ट डे ना चलो हम लोग मेरिट लिस्ट देखते हैं। मैंने कहा नहीं अंकल क्या फायदा, मेरे को तो सिलेक्ट करेंगे नहीं। तो इतने सारे बच्चे थे और सब पता नहीं क्या क्या किताबें पढ़ रहे थे और क्या क्या नॉलेज गेन कर रहे थे, मेरे को तो 4 सवाल पूछा, वो बता के मैं आ गया। मैंने कहा अच्छा। नहीं नहीं, फिर भी तुम्हारे डैडी पूछेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आधे मन से मैं गया, और इतनी मारा मारी हो रही थी वो जहां पर नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगा हुआ था। तो मैं तो वैसे ही बॉदर्ड नहीं था, तो मैं बड़ी मुश्किल से ना थोड़ी देर बाद जाके देखने गया। तो सडनली मैंने देखा कि उसमें मेरिट लिस्ट कुछ 80 की थी, उसमें से नंबर 8 पे प्रमोद चौधरी लिखा हुआ है। तो मैं वो शॉक कि अच्छा मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने ना बगल में एक, सब तो मारा मारी कर रहे थे, तो एक लड़के को पूछा अरे यार जरा देखना ये नंबर 8 पे क्या है। तो उसने कहा कि आर यू आर यू वीक बाय आईसाइट। मैंने कहा नो। तो बोलते देन यू कांट सी, and you know that in merchant navy the eyesight standard is 6 by 6। मैंने कहा yes। so then why you can't see what is written there। मैंने कहा no I can't see but I'm not able to believe। तो वो तो सुन नहीं पा रहा था, फिर भी उसने बड़े खुन्नस में आके देखा और बोला yes somebody called प्रमोद चौधरी is there। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं, वो एक सीढ़ी चढ़ के जाना था और फर्स्ट फ्लोर पे था। मैं नीचे उतर के आया। अंकल ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा अंकल वो तो उसमें मेरा ही नाम है। बोले क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो बोले चलो वो तो बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, एक बार आप देख के आओ, मुझे तो पता नहीं चल, भरोसा नहीं हो रहा। तो वो अंकल को भेजा। अंकल ने जाके देखा, बोले यार तुम्हारा ही नाम है। ठीक है। कहानी यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद डैडी घर इलाहाबाद गए, डैडी को पूछा कि डैडी अभी क्या करना है। डैडी ने बोला कि इसमें क्या होगा। मैंने कहा इसमें ना 3 साल बीएससी कराएंगे और बीएससी नॉटिकल साइंस बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो उन्होंने कहा बॉम्बे यूनिवर्सिटी तो प्रेस्टिजियस है। मैंने कहा हाँ। तो फिर ठीक है, तो तुम बीएससी कर लो, और क्या कोई बॉन्ड वॉन्ड साइन तो नहीं करना। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है फिर, अगर तुम्हें बीएससी डिग्री तो 3 साल मिलेगी, तुम्हें वैसे भी बीएससी करना है, तो हम्म। उसके बाद अगर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा या तुम्हें और कुछ करना है तो तुम ग्रेजुएट तो हो ही जाओगे। तो रादर देन वेस्टिंग टाइम यू गेट इनटू इट, और उसके बाद देखेंगे। मैंने कहा, ठीक है। हम लोग चले गए। मैं सीधा एक बच्चा जिसने कभी ना जहाज देखा ना दरिया देखा, वो सीधा एक शिप पे पहुंच गया जिसका नाम था ट्रेनिंग शिप राजेंद्रा। वो फेरी वॉफ में पार्क होता था एक जेटी पे। मैं चला गया। उसके बाद तो वहाँ अपना पढ़ाई वढ़ाई सब शुरू हो गई, सारा करिकुलम शुरू हो गया। और करते करते जब थर्ड ईयर आया तो फिर डैडी को मैंने पूछा कि अभी क्या करना है। तो बोले ठीक है ना बीएससी पूरा करो फिर देखते हैं। बस देखते देखते ऐसा होता गया कि उसके बाद फिर एक शिप करके देख लो, देखो क्या होता है, कैसा एक्सपीरियंस है। क्योंकि कोई बॉन्ड और कोई ऐसा नहीं था कि हमें 5 साल सर्व करना है जैसे डिफेंस फोर्सेस में होता है। हम्म। बस उसके बाद एक बार अंदर घुसे तो फिर वो कहानी चलती चली गई, एंड इट वेंट ऑन। लेकिन हम्म। हाँ ये था कि मैंने संगीत का दामन कभी नहीं छोड़ा। और क्योंकि वो मेरे आत्मा की प्यास थी और आत्मा की भूख। तो मैं किसी न किसी गुरु से सीखता रहा जब भी मैं छुट्टी आता था घर पे, और रियाज करता गया और शोज करता गया। और मेरा ये यूट्यूब चैनल भी है तो उस पर मैं अपने गाने अपलोड करता गया। तो हम्म। वो मैं साइड बाय साइड करता गया, एंड आई रियली थैंक दिस प्रोफेशन बिकॉज ऑफ विच आई कुड गेट सो मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टाइम एंड मनी दैट आई कुड परस्यू माई पैशन ऑल्सो। अच्छा, सो दैट तो मतलब इज। सिंगिंग आपका बचपन से ही पैशन था? हाँ मेरी माँ ना बहुत स्पिरिचुअल है, तो वो ना शाम को और सुबह आरती गाती थी भगवान हम्म। के मंदिर के सामने। छोटा सा घर में मंदिर बना हुआ था। तो हम्म। मैं भी साइड में ऐसे खड़े होके हाथ जोड़ के गाता था। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरी माँ की आवाज़ सुरीली है। मुझे लगता है वो आवाज़ मुझे माँ से मिली। और वो माँ ने जो सुबह शाम आरती गवाना शुरू किया ना, तो वो मेरे को बहुत सुकून देता था। और मुझे अननोइंगली एक ब्लिस, एक बहुत ही आनंद आता था गाने में ना। हम्म। और वहां तो सिलसिला शुरू हुआ।
उसके बाद फिर वो बचपन से है, मतलब ये जो संगीत का जो है जुनून। अच्छा। अ, तो आप बताइए, मतलब आपने सिंगिंग फिर आपने कर परस्यू करी है अच्छी तरीके से, तो आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट क्या हुआ कि क्योंकि आपने अपनी पैशन को फॉलो करा, आप मतलब जी। आप डूइंग व्हाट यू वांट, आपने मतलब अपनी जिंदगी में जो आपको पैशन था आपको फॉलो करके इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट मुझे लगता है संगीत ना मुझे आध्यात्म की तरफ ज्यादा ले गया, क्योंकि मुझे बहुत सुकून महसूस होता था और मुझे बहुत ही आनंद, मतलब इतना ब्लिस। मुझे अगर आदित्य, अगर कोई मुझे 3 दिन खाना ना दे और कहीं ऐसी जगह पे भी रख दे जहाँ कोई भी मेटीरियलिस्टिक चीजें, मतलब ना घूमना फिरना, कार में जाना, होटल में रहना, फ्लाइट में जाना, मुझे एक्चुअली कोई चीज का ऐसा कभी कोई क्रेविंग नहीं थी या ना शौक था। और मुझे कोई बिना खाना खाना पिए भी खाली गाने के लिए बोला जाए और गाने संगीत में डूबे रहने के लिए बोला जाए तो मुझे वैसा अनुभव होता था। तो एक तो बहुत आनंद, एक बहुत ही अजीब तरह का एक सुकून, और आध्यात्म की तरफ ना और ले गई। और जैसे कहते हैं कि म्यूजिक इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, तो मुझे मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता था, बहुत मन शांत रहता था, और हम्म। गाता था तो बहुत ही अच्छा लगता था। और शायद मेरे गाने से बहुत लोग भी बहुत खुश होते थे, मुस्कुराते थे, और शायद उनके दिलों को भी मैं छूता था। हम्म। तो वो इम्पैक्ट था मेरी लाइफ में। सर ये बताइए, जब आप मतलब सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस में आप ओवर लीड करते हैं हम्म। होंगे, हम्म। मतलब वो हम्म। कैसे वर्क करता है? आप मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको फेवरेट आपका प्रोसेस क्या होता है सॉन्ग एक बनाते समय? अच्छा, हाँ आदित्य, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। एक्चुअली बहुत लोगों को क्या लगता है कि गाना गाना तो बहुत छोटी सी बात है ना, इसमें हम्म। क्या है, अरे बस शुरू हो जाओ, ऐसा। लेकिन ना ये भी एक तपस्या है और एक साधना है। और जो लोग तुम्हारे माध्यम से ये इंटरव्यू देख रहे होंगे वो मुझसे एग्री करेंगे कि जो लोग संगीत में ऑलरेडी एंगेज होंगे और या संगीत साधना कर रहे हैं, कि ये पूरी की पूरी तपस्या है। जैसे कोई भी प्रोफेशन है, वैसे सिंगिंग भी एक प्रोफेशन है। अब टू स्टार्ट विथ अगर मान लीजिए मैं एक गाने का एल्बम बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक लिरिसिस्ट चाहिए जो हम्म। कि लिरिक्स लिखेगा। अब सबसे पहले लिरिक्स पे काम होता है कि लिरिक्स में कितना दम है, हम्म। वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब हम एक ही बात किस अंदाज में कह रहे हैं, उसी का सारा खेल है। तो कितने इफेक्टिव तौर से कह रहे हैं कि लोगों के दिलों को छुए, वो सारा खेल है। तो पहले लिरिक्स पे काम होता है, लिरिक्स पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। कोई एक राइटर एक लिरिक्स लिखता है, लेकिन हम उसको देखते हैं, सिंगर देखता है, फिर उसको जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो देखता है, फिर उसको हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि ये वर्ड यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। फिर म्यूजिक डायरेक्टर उसको कंपोज करने की कोशिश करता है, कंपोज मतलब उसकी धुन बनाता है। तो हम्म। धुन जो बनाता है तो उसमें वो कभी कभी कुछ वर्ड्स फिट नहीं बैठते हैं, तो वो फिर लिरिसिस्ट को बोलेगा कि ये वर्ड फिट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या, कोई और वर्ड डाल सकते हैं, या इस वर्ड को ओमिट कर सकते हैं। सो विथ ऑल द परमिशन ऑफ लिरिसिस्ट, बिकॉज ही इज द जनरेटर ऑफ दैट लिरिक्स, और जेनेसिस जो भी कर रहा है वो। हम्म। तो पहले उस पर डिस्कशन हुआ, उसने लिरिक्स एकदम ठीक कर दी एज पर व्हाट द कंपोजर सेज एंड एज पर व्हाट द सिंगर वांट्स टू सिंग। उसके बाद वो जाती है कंपोजर के पास। कंपोजर क्या करता है, उसकी एक धुन बनाता है, और वो एक धुन नहीं, वो कई धुन बनाता है उसकी। और फिर जैसे मैं सिंगर हूं तो मुझे उसने बुलाया कि सर आप जरा सुन के देखिए कैसा लग रहा है। फिर उसमें से मैं, जो मुझे धुन बहुत दिल को छू रही है या जो गाने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसमें से वो सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद हम उस धुन पे काम करते हैं, मतलब कंपोजर का फिर उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट डालना है। धुन मतलब इतनी आसान नहीं, जैसे आजकल तो कंप्यूटर पे लूप्स मिलते हैं, एक ही मान लो आपको कोई एक म्यूजिक का लूप चाहिए तो वो रेडीमेड मिल गया, ये रेडीमेड मिल गया। लेकिन आदित्य, अगर जो भी तुम्हारे माध्यम से इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो ये मानेंगे कि जो लाइव इंस्ट्रूमेंट बजता है और जो लाइव सिंगर गाता है ना, तो उसकी एनर्जी और उसका जो इफेक्ट ना वो अलग ही होता है। हम्म। रादर आप एक कंप्यूटर के लूप को सुन लो, और एक मतलब जो कंप्यूटर जनरेटेड एक म्यूजिक को सुन लो, और एक एक्चुअली लाइव इंस्ट्रूमेंट को सुनो, उसका दोनों का इफेक्ट बहुत ही अलग है और बहुत ही डिफरेंट होता है। इसीलिए आज भी लाइव शोज चल रहे हैं, नहीं तो फिर लोग सब कंप्यूटर पे ही गाना सुन सकते थे। सही ठीक है। बात कही। अब क्या है,
वो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजने चाहिए, वो भी धुन, और गाना कैसा है। मान लो भजन है, तो भजन में एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे। अगर बहुत ही पेपी गाना है, तो उसमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे। अगर कोई देशभक्ति वाला गाना है, तो वो एक पर्टिकुलर राग पे होगा। जैसे भजन एक राग पे होगा, देशभक्ति वाला एक डिफरेंट राग पे होगा, पेपी नंबर एक अलग राग पे होगा। तो उन सबके इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं। फिर वो कंपोजर बैठ के डिसाइड करेगा कि इसमें ये इंस्ट्रूमेंट चलेगा, इसमें ये इंस्ट्रूमेंट बजाने हैं। फिर वो हम्म लाइव इंस्ट्रूमेंट वालों को बुला के फिर वो रिकॉर्ड करता है एक एक इंस्ट्रूमेंट को। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि वो हम एक एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे लता जी और किशोर जी और रफी साहब थे, तो उनके जमाने में सब एक साथ ही बैठते थे सारे इंस्ट्रूमेंट वाले, और सब एक साथ ही बजाते थे, और सिंगर भी उसी समय खड़ा होके गाता था। तो इट हम्म वॉज मोर डिफिकल्ट, जबकि आज थोड़ा आसान हो गया। हम्म एनीवे, नाउ कमिंग टू, एक एक पीस रिकॉर्ड हो गया। मान लो एक हारमोनियम का एक रिकॉर्ड हो गया, कीबोर्ड का हो गया, गिटार का हो गया, वॉयलिन का हो गया, ऑक्टापैड का हो गया, ड्रम का हो गया, और बांसुरी का हो गया। ये एक एक ट्रैक रिकॉर्ड हो गए। हम्म और फिर अब कंपोजर उसको सब, जैसे हम खाना बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो अब हम्म दाल चावल सब्जी मसाला तेल एवरीथिंग ना, अब वो सारा इकट्ठा करके उसकी अच्छी सी खिचड़ी बनाता है, या जैसे जो बोलो, खिचड़ी या बिरयानी, या जिसको जो पसंद है। अब वो पूरा बनने के बाद उसको फिर टेस्ट किया जाता है, कि वो उसको फिर सुना जाता है कि ये अपील कर रही है, कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट ज्यादा शार्प हो रहा है, कहीं कोई ज्यादा दब रहा है, इसकी खनक नहीं आ रही है इंस्ट्रूमेंट की, इसकी इसकी वॉइस टच नहीं कर रही है। वो सारा सुनते हैं। फिर उस पे फिर से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट की आवाज दब गई है, या एज पर जो रिक्वायर्ड उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उतना बजना चाहिए वो नहीं बजा है, तो उसको फिर से री रिकॉर्ड किया जाता है। हम्म फिर से खिचड़ी बनाई जाती है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, फिर सुना जाता है कि ये कितना अच्छा है। अब इन सब के लिए ना एकदम एकाग्रता चाहिए, और जो स्टूडियोज होते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं। वहां म्यूजिक डायरेक्टर बैठ के ना, और वो म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट सिंगर सब बैठ के उसको 10 बार 20 बार सुनते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है आदित्य, अगर तुमने कभी परफ्यूम खरीदने गए होगे शॉप में, हाँ तो देखा होगा वो ना बहुत सारा टेस्टर एक साथ ही सुंघा देता है ना, हाथ पे ऐसे हम्म ऐसे करता है। थोड़ी देर के बाद ना कॉफी सूंघनी पड़ती है, क्योंकि ना योर नोज एंड योर जो स्मेलिंग सेंस बिकम सो अडेप्ट टू, कि नाउ यू कांट डिफरेंशिएट कि ये क्या है नहीं है। म्यूजिक में हाँ भी ऐसे ही होता है। आप 2-3 घंटा सुनने के बाद ना, आपको फिर वो गलत वाला भी सही लगने लगता है, और सही वाला भी गलत लगने लगता है। बिकॉज हम्म ना कंटिन्यूसली इतने बार आपने सुना है। फिर क्या होता है, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक लेके बाहर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बड़े बड़े सिंगर्स का देखोगे, वो एक दिन रिकॉर्ड करने आया गाना, तो गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये ना मजा नहीं आ रहा। आप पेपी नंबर गा रहे हो, सैड सैड मूड में गा रहे हो, और अगर कभी कोई सैड वाला गाना है तो आप उसको एकदम पेपी पेपी मूड में गा रहे हो। तो ना वो सारा फर्क पड़ जाता है। तो वो क्या करेगा, फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर कभी कभी एक दिन में होता भी नहीं है, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उसके बाद जब ये ट्रैक फाइनलाइज हुआ, फिर सिंगर को बुलाया जाता है। हम्म फिर सिंगर को ट्रैक सुना के फिर उसको ट्रैक दिया जाता है कि ये देखो ये ट्रैक है, इस पे प्रैक्टिस करो। अच्छा, कुछ सिंगर्स जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं और मजे हुए सिंगर हैं, तो कुछ लोग तो सीधा जाके स्टूडियो में गए, ट्रैक वहीं सुना और वहीं गाना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करता था, या मैं अभी करता भी हूँ, कि मैं पहले से थोड़ा मेरी आदत है, थोड़ा बाई नेचर में वैसा हूँ कि मैं परफेक्शन की तरफ ज्यादा जाता हूँ। तो मैं ना ये कोशिश करता हूँ कि स्टूडियो में जाके उतना टाइम वेस्ट होने की बजाय, वो ट्रैक में म्यूजिक डायरेक्टर से पहले मंगा लेता हूँ, घर में सुनता हूँ, फिर उस पर मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। और जब मुझे लगता है कि मैं अभी अच्छा साउंड कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मैं बोल देता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर को, ठीक है वी आर रेडी फॉर रिकॉर्डिंग। हम्म फिर फिर वो एक स्टूडियो बुक करता है। अब देखो आदित्य, इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है। मेरे यूट्यूब चैनल पे हाउ टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग करके एक मैंने वीडियो भी डाला है। तो अगर कोई तुम्हारे दर्शक देखना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो सी कि क्या क्या हार्डशिप्स होती हैं। उसमें बहुत हम्म अच्छे एक एक फ्रेम बाय फ्रेम मैंने बताया। बट फिर भी मैं अभी यहाँ थोड़ा सा और बताता हूँ। अब वो सिंगर आया, सिंगर ने स्टूडियो में गाना शुरू किया। अब म्यूजिक डायरेक्टर सुन रहा है, सिंगर भी अपनी आवाज, वो रिकॉर्ड एक एक लाइन होती है वो सुन सकता है। अगर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भजन गा रहा है और वो एकदम पेपी नंबर के मूड में गा रहा है, तो वो भजन का फील मर जाएगा।
मतलब सारा खेल जो है ना इस गानों में या आर्ट में, चाहे वो आर्ट एक्टिंग हो या सिंगिंग हो या पेंटिंग हो, ये सारा ना दिल को छूने वाली बात है। इट इज लाइक टचिंग योर फीलिंग्स। हम्म। तो अगर वो नहीं छुआ तो रिजल्ट इज जीरो। और जो छू लेता है ना बाय हिज आर्ट फॉर्म, कैसे भी लोगों के दिल तक, बस वही कमाल हो जाता है और हम्म। वही अचीव करने की कोशिश की जाती है। फिर हम्म। वो सिंगर को 10 बार गवाएंगे, और सिंगर को कितनी हार्डशिप होती है ना, मेरे वीडियो में देखना, वैसे मैं बताता हूँ। एक एसी वेसी बंद करके एक सिंगिंग बॉक्स होता है स्टूडियो के अंदर ही, उसमें हम्म। एसी पंखा कुछ नहीं होता, वो बंद कर देते हैं क्योंकि वो इतना माइक सेंसिटिव होता है कि एसी की आवाज भी वो ना कैच कर लेगा अगर थोड़ा भी ब्लो आएगा तो। फिर वो सिंगिंग गाना खराब हो जाएगा। उसमें ना पसीने से तरबतर, हम्म। और वो पसीना पक रहा है अंदर ही अंदर, एकदम गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रहा है, लेकिन आप गा रहे हो गा रहे हो गा रहे हो जब तक वो ना लाइन परफेक्ट नहीं हो रही है। एक एक लाइन और एक एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, उच्चारण, हाँ इसमें प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण बहुत महत्व रखता है। जैसे अगर मान लो किसी कोई वर्ड है गम, एक्चुअली गम नहीं है, वो गम है, गम। हम्म। ग के नीचे एक बिंदु होती है, गम। हम्म। तो ऐसे ना अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो और बहुत सारे लोगों को पता भी है तो बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन के लिए। लता दीदी ने भी उर्दू की क्लासेस की थी सिंगिंग करते वक्त, क्योंकि हम्म। ख्वाब, ख्वाब नहीं बोलते हैं, ख्वाब। अब ये भी बहुत मायने रखता है, आप कितना सही उच्चारण करते हो। हम्म। और अगर आप उच्चारण ठीक नहीं करोगे ना, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर आपको गवाते रहेगा, बोले फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। और वो टोन एक दिन में ठीक होता नहीं है। तो हम्म। तुम समझ लो कितनी जर्नी कितनी डिफिकल्ट है, आपका सही उच्चारण, सही समझ, और वर्ड। और अगर आप भाषा को, जैसे हिंदी में मैं गा रहा हूं, अगर उसको आप ठीक से नहीं समझोगे तो भी आप गा नहीं सकते, क्योंकि आप फील हाँ। नहीं करोगे ना। आप फील नहीं करोगे तो आदित्य को दिल के को छुएगी नहीं, या लिसनर के हाँ। दिल को नहीं छुएगी। आप फील करोगे तो दूसरों को छुएगी। हम्म। फिर ये एक्सरसाइज चलती है। अगर एक बार में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरे दिन बुलाते हैं, तीसरे दिन बुलाते हैं, चौथे दिन बुलाते हैं। ठीक है, फाइनली अगर हो गया सिंगर का पार्ट, अब वो जो रिकॉर्डिस्ट है वो बैठता है उस गाने पे। अब उसके पास एक ट्रैक है, एक सिंगर की वॉइस है। अब वो दोनों को मिक्स करता है और उसको मिक्स एंड मास्टरिंग कहते हैं। फिर वो बैलेंस करता है कि कहीं ट्रैक ज्यादा हो रहा है, कहीं सिंगर की वॉइस ज्यादा हो रही है। फिर ये दोनों को मैच करते करते फिर वो एक एक लेवल पे आता है जहां पर कि वो दोनों को सुनने में वो गाना अच्छा लगे, कि हम्म। साउंड भी परफेक्ट है और गाना जो सिंगर की आवाज भी सुनाई दोनों दे रही है। हारमनी में हो। हाँ, हारमोनी में है। उसको मिक्स एंड मास्टरिंग कहते हैं। जी। ये सब करने के बाद फिर वो फाइनली उसको प्रोड्यूस आउटपुट देता है, और वो गाने का आउटपुट निकलता है। उसके बाद फिर वो मार्केट में जाता है। हम्म। तो ये तो इतनी बहुत सारी, लंबा प्रोसेस था, मतलब इस हाँ। ये पूरा प्रोसेस कितने दिन लगते हैं आपको, मतलब एक आइडियल टाइम आपको क्या लगता है एक पूरा सॉन्ग प्रोड्यूस करने में? देखो अभी ये तो खाली ऑडियो हुआ, हम्म। अब इसका वीडियो बनेगा। आजकल सिर्फ ऑडियो कोई सुनता नहीं है, सबको हम्म। वीडियो चाहिए। तो हाँ। उसके बाद क्या होगा, वीडियो बनाने के लिए अलग एक आर्ट डायरेक्टर, एक वीडियो डायरेक्टर, एक उसकी स्टोरी बनेगी कि वीडियो कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ शूट करना है, किस किस लोकेशन पे जाना है। तो वो एक अलग कहानी है, फिर उसमें हम्म। अलग टाइम लगता है। अच्छा, हम्म। और गाने में भी जैसे तुमने पूछा कि सिंगर कितना एक्सपीरियंस्ड है, म्यूजिक डायरेक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, रिकॉर्डिस्ट कितना माहिर है, इन सब की एक्सपीरियंस काउंट करती है, और वो कितना फास्ट उसको कर सकते हैं। हाँ। लेकिन विद दैट रिजल्ट, सो गिविंग टाइमलाइन इज नॉट द राइट थिंग, सही कि बात। हम बोले एक दिन में हो सकता है, 2 दिन में। वो जब तक वो गाना, मतलब वो वेरिएबल है, क्योंकि आप तो वहां पे हाँ जाके आर्ट प्रोड्यूस हाँ कर रहे हो। अब आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि एक हाँ हमें हाँ, इसके लिए 4 दिन लगेंगे, एक हफ्ता लगेगा। करेक्ट करेक्ट। वो उस पर मतलब ये डिपेंड कोई करता है कि आप। काम नहीं है, जैसे हाँ। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई घर बनाना है या हमें होमवर्क करना है, वो उसका कोई टाइमलाइन नहीं है। जब हम्म। तक वो दिल को छुएगा नहीं ना, तब तक उस पे सब लोग मेहनत करते रहेंगे। सर, तो वैसा आपका आपके सारे सॉन्ग में से, मतलब सारे के सारे ही ऑलमोस्ट मेरे को अच्छे लगते हैं, मगर आपका है। फेवरेट सॉन्ग आपने जो प्रोड्यूस किया है उनमें से आपका हम्म। फेवरेट कौन सा है आज तक की डेट में? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आदित्य। कोई भी आर्टिस्ट को पूछोगे ना तो वो हाँ। और खास करके मैं एज ए आर्टिस्ट मैं बहुत चूजी हूँ, मैं कुछ भी नहीं गाता और हर चीज नहीं गाता।
कि कुछ भी किसी ने दे दिया तो गा दिया, ठीक है। तो सब बहुत दिल के करीब है, तो तभी मैं गाता ही हूँ जब दिल को छूता है, तभी गाता हूँ। हम्म वैसे मेरे 2 गाने टी सीरीज चैनल पे हैं, पॉप चार्ट बस्टर्स पे, वो कोई भी जाके देख सकता है। हम्म और सिंघम अगेन देखी है तुमने? हाँ। अच्छा, उसमें एक डायलॉग है ना, मैं एक डायलॉग मार के दिखाता हूँ, लोग सुन सकते हैं कि हम्म उसका बेटा जब पूछता है अजय देवगन को कि अ, पापा, आप मम्मी को छुड़ाने जाओगे अगर कोई रावण उठा के ले गया तो बोलता है, बेटा गूगल में बाजीराव सिंघम टाइप करके देख ले, तुझे पता चल जाएगा तेरा बाप क्या चीज है। हम्म तो मैं भी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इगोइस्टिक, बट मैं ये अपने लिए वाउच कर सकता हूँ कि गूगल में अगर कोई मेरा नाम कैप्टन प्रमोद चौधरी टाइप करेगा तो मेरे बारे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि मैंने हाँ। क्या क्या किया, फिल्मों में गाया है, टी सीरीज वाले गाने आएंगे। मैंने अनुराधा पौडवाल जी के साथ एक डुएट भी गाया था एक फिल्म में, उसकी एक न्यूज़पेपर कटिंग भी आ जाएगी, नवभारत टाइम्स में छपा था। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, लेकिन हाँ, एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न, तो मुझे लगता है कि जो टी सीरीज वाले गाने बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किए गए थे, और तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रिय है, लेकिन मैं अदरवाइज मैं उनकी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि व्यूअर्स जाके चेक कर सकें और थोड़ी सी आपको मतलब आपको वहां पे भी लव दिखा सके अपना। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ पक्का जी पक्का, सर। थैंक तो सर अपने हमारे व्यूअर्स के लिए यू। आपकी क्या एडवाइस है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं मैरिटाइम करियर में भी और मतलब अपना सिंगिंग में भी, और आपने अपना पैशन भी फॉलो करा, तो आप यहाँ पे हम्म। सही एडवाइस दे सकते हैं यंग लोगों के लिए कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करें। मुझे एक शायर का शेर नजर आ रहा है, याद आ रहा है, मतलब वो उन्होंने कहा था कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, हम्म हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोग याद रखें, जीते जी तो हाँ। याद रखना ही चाहिए। मेरी एडवाइस ये है, जितना मैंने अभी तक सीखा है और जितना मैंने समझा है, मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ आदित्य, किसी किताब से नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, डू गुड कर्मा, अपने कर्मों को सही रखिए। क्योंकि ना, अगर कोई ये समझता है कि मैं गलत करके भी भगवान की के आगे हाथ जोड़ के गंगा नहा के और ये करके और वो करके बच जाऊंगा, तो वो सही नहीं है। ये मैं आध्यात्मिक भी हो गया हूँ बहुत सारा, मैं बहुत सारी रिसर्च भी करता हूँ इस पे, लेकिन ये एकदम सही है, आपने जो किया है वो आपको मिलेगा जरूर। ये आपको प्रकृति सिखाता है, आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ उगेगा, और बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल उगेगा। बोलिए आप। तो ग्रेट। कर्मा में, डू गुड कर्मा, कर्मों में कभी भी गड़बड़ मत करिए, और कितनी भी पूजा और कितना भी पाठ करा लोगे उससे भगवान माफ नहीं करेगा, नंबर 1। सही नंबर 2, बात। प्रेजेंट में जियो, अभी जियो। अगर तुम्हें याद होगा, मेरे पास अभी भी वो लिंक है, हम लोग प्लान कर रहे थे 12 अप्रैल 2021 को मेरा इंटरव्यू, हम्म और मेरा एक्सीडेंट हो गया था 24 अप्रैल को। तो मुझे खुद नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और हम्म मैं अपने अगले गानों की रिलीज डेट और ये सब डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं था कि कुछ होगा मुझे। तो प्रेजेंट में जिए जिए, और जितना आपको भगवान ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करें। हम्म हैव ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर यू हैव। बिना ग्रैटिट्यूड के कुछ नहीं होगा, और ग्रैटिट्यूड इज द डोर फॉर यू गेटिंग मोर एंड मोर। जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे यूनिवर्स को, नेचर को, गॉड को, वो ये समझता है कि ये इसको अच्छा लगा तो वो उसको आपको और देगा। हम्म तीसरी बात, भगवान किसी को तकलीफ नहीं देता है। ये जो लोग कहते हैं ना, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब आपके कर्मों का नतीजा है, जो साइकिल चल रही है, और ये एकदम ऑटो में चल रही है साइकिल, इम्पार्शियल साइकिल। भगवान का गणित कभी गलत नहीं होता, कर्मों का फल कभी गलत नहीं होता, गीता में भी श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। चौथी बात, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंड गॉड or the nature cannot be understood by logic or science.
हम्म। प्रकृति या भगवान को समझने के लिए साइंस और लॉजिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो उनसे परे हैं। हमारा साइंस अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो उतना समझ सके। और एक लास्ट चीज, कि जिंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। यस सर। थैंक यू सर। आपने ये तो आपने बहुत मतलब आपने तो बहुत बड़ी एडवाइस दे दी लाइफ में, अगर ये कोई फॉलो कर जाए। और मतलब मैं भी बिलीव करता हूँ कि ग्रैटिट्यूड और अपनी जिंदगी में अ, हर दिन प्रेजेंट में जीना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल क्या होगा। और आपके आसपास के लोग, अगर आप सही तरीके से अगर आप उनको अभी ग्रैटिट्यूड दिखा पाओगे, तो वो आपके साथ रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप जिंदगी में अपने लिए भी नहीं आए हो, दूसरे लोगों के साथ आए हो, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनको जितना आप सपोर्ट करोगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगा, और दूसरों का जितना सपोर्ट मिलेगा उतने ही आप आगे जिंदगी में बढ़ोगे। तो सर ये तो और बहुत। आदित्य, हाँ एक जी। एक चीज और, बांटने से कुछ कम नहीं होता। ये हाँ। बहुत सारे लोग नहीं पता है। लोग समझते हैं कि मैं ये उसको दे दूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं। आप एक एक बस 30 सेकंड और ले रहा हूं। हम्म। आप एक आम का बीज बोते हो, तो उससे क्या होता है? एक पेड़, आम का पेड़ होता है। वो आम का पेड़ कितने सालों तक और कितना आम देता है आपको? तो ये प्रकृति का नियम है। आप एक चीज दोगे ना, एक पुराना गाना भी था, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। द नेचर गिव्स यू 100 times what you give to others, हम्म। and it is in giving that you receive. इट इज इन गिविंग दैट यू रिसीव। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं बहुत देर से समझा। यस सर। um सर आप ये बताइएगा, आपने इतनी सारी चीजें करी हैं अपनी करियर में, और आपने मतलब सिंगिंग, और आपने अपना पैशन फॉलो करा है, और आपके इतने सारे हिट सॉन्ग हैं। आपकी जिंदगी में आपके रोल मॉडल कौन है? क्योंकि आप हमारी जिंदगी में और बहुत सारे लोगों जो देख रहे होंगे, आप उनके भी रोल मॉडल होंगे, तो आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल, सबसे पहले नरेंद्र मोदी। हम्म। एक इंसान जिसका कुछ भी अपना सेल्फ के लिए नहीं कर रहा है, वो पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए कर रहा है। नंबर वन। नंबर टू, गौतम अदानी, जो जिन्होंने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया और वर्ल्ड में डंका पीट रहे हैं। मतलब आप देखोगे कि पोर्ट्स बन रहे हैं बर्मा में, तो ईरान के पोर्ट और जो सी पोर्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। अच्छा, तीसरा, एक मास्टर चौकोक सिंह हैं, जो प्राणिक हीलिंग के जन्मदाता हैं। सो वो एक रोल मॉडल है। अभी तो खैर नहीं है वो। और ऐसा हर इंसान जो देने में विश्वास रखता है इस दुनिया को, वो सब मेरे रोल मॉडल्स हैं। हम्म। हाँ जी सर। सिंगर अम, में अरिजीत सिंह, हम्म। किशोर दा। मतलब अगर अरिजीत सिंह की जीवनी कोई देख ले, और अगर लोगों ने नहीं देखा है, तो अचानक एक दिन हिट नहीं हो गया। हाँ। उसकी बचपन से उसकी शिक्षा देखो आप, उसने क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या किया। तो उन्होंने तो अपनी वॉइस को ही मतलब चेंज हाँ करा, रिवैम्प करा, हाँ जिससे कि हाँ। उनकी सॉन्ग्स यस में अच्छी आवाज आए। यस मतलब यस। उनकी जर्नी, जो उन्हें हार्डवर्क किया है, वो जो सक्सेस उन्हें अभी मिला है, वो बिल्कुल डिजर्व्ड है, और उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। करेक्ट आ, करेक्ट। सर, आ, आप मतलब दो दो लोग बताइए जो आप इस पॉडकास्ट पे मतलब देखना चाहेंगे, जिनको आप जानते हैं, और क्यों? एक तो मेरी वाइफ, हम्म। उसका नाम है निर्मा चौधरी। हम्म। वो मेरी जिंदगी की बैकबोन है, स्ट्रेंथ है। और तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी गाना जब फाइनली प्रेजेंट करने जाता हूँ, चाहे वो शो है या रिकॉर्डिंग है, तो मैं पहले उसको बिठा के सुनाता हूँ। हम्म। दो शी इज नॉट अ गुड सिंगर, but she has a very analytical sense of hearing and analyzing things, and she has been the strength for me all along. मैं इतना जो कर पाया हूँ, वो एक उसकी बदौलत है। तो आई वुड लाइक हर टू बी इंटरव्यूड। शी इज ऑल्सो ए कोरियोग्राफर एंड ऑल्सो ए वेरी गुड योगा टीचर एंड वेरी कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिज्म। दैट इज यस नंबर सर। वन। एंड नंबर टू, एक हमारे प्राणिक हीलिंग के एक टीचर हैं, उनका नाम है दिनेश पटेल। जी। वो एक अद्भुत ही इंसान है। मतलब आदित्य, तुम जैसे बैठे हो, तुम अगर उनका इंटरव्यू ले रहे होगे, तो तुमको स्कैन करके ना, जैसे एक्सरे स्कैन होता है ना, वो हम्म। तुमको स्कैन करके तुम्हारे ही सामने तुमको सब चीज बता देंगे। तुम्हारे पीठ में दर्द हो रहा है आज, या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि अभी मेरे को प्री बोर्ड की तैयारी करनी है,
ये इंटरव्यू खत्म क्यों नहीं हो रहा है यार, अभी बहुत ज्यादा खींच गया है। मतलब ही इज सो हाँ। पावरफुल ना, कि वो हम्म। तुम्हें बैठे बैठे तुम्हें बारे में सब बता देंगे। एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन इन द सेंस कि ही ओनली बिलीव्स इन गिविंग। तो जी। ये दो लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर कभी इंटरव्यू करो तो उनका जरूर करो। धन्यवाद सर। लास्टली सर, आई होप आपको ये शो अच्छा लगा। आप मतलब प्लीज एडवाइज व्हाट यूनिक थिंग यू हैव लाइक्ड अबाउट आदित्य टॉक्स एंड हाउ वी कैन improve it and incorporate those suggestions to improve our viewers experience. सबसे बड़ा फीडबैक ये है आदित्य कि मैं ना नॉर्मली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजा हरिश्चंद्र की औलाद हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि एक आर्टिस्ट हूँ। तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी को भी फीडबैक दिया जाए तो वो ऑनेस्ट दिया जाए, ताकि वो आगे बढ़े। हम्म। खाली वाहवाही करने से नहीं होता है कि कोई मुझे बोल दे नहीं नहीं तुम तो अरिजीत सिंह हो गए हो, अब मेरे कान भी तो सुनते हैं ना कि मैं क्या गा रहा हूँ, राइट? सो गिव हिम अ राइट एडवाइस सो दैट ही प्रोग्रेसेस इन हिज लाइफ, अगर आप उसके शुभचिंतक हो। तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फीडबैक ये है कि मैंने तुम्हारा परसिस्टेंस देखा है। तुमने इतने छोटे से ये शो को छोड़ा नहीं, और तुमने इतनी सारी कोशिशें करके, मैं देखता हूँ तुम्हारे इंटरव्यूज, किसी न किसी ऐसे बंदे को पकड़ के लाते हो जो कि अब जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। सो दैट इज रिमार्केबल आदित्य, हम्म। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर परसिस्टेंस। मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ कि देखो एक आदित्य है, वो आज जी। तक उसने हिम्मत नहीं हारी और वो लगा हुआ है। एंड ये बहुत बड़ी बात है तुम्हारी परसिस्टेंस। एंड सेकेंड थिंग, यू हैव लॉट ऑफ मेच्योरिटी। हाँ जी। शायद इतना सारा सफर करते करते इंटरव्यू लेते लेते भी तुम्हें शायद बहुत सारी मेच्योरिटी हो गई हो, लेकिन यू आर वेरी जेंटल, यू आर वेरी मेच्योर। हम्म। एंड आई रियली विश फ्रॉम माई, मेरी सारी विशेस, अच्छी विशेस तुम्हारे साथ हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। हम्म। एंड तुम दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बनो और इंटरव्यू लो बड़े बड़े लोग। धन्यवाद सर। आज थैंक यू, आपने इतनी अच्छी चीजें बोली। थैंक यू। और आज मेरे को मतलब बहुत मजा आया। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस इंटरव्यू एंड आई होप माय व्यूअर्स आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। आपकी मैं म्यूजिक वीडियोस की लिंक्स और आपका चैनल की लिंक भी नीचे डाल दूंगा, जिससे कि मेरे व्यूअर्स आप जाके चेक कर सके। और कैप्टन प्रमोद चौधरी अगर आप सर्च मारेंगे तो इनका पूरा वास्ट जो इनकी प्रोफाइल है वो भी आ जाएगी। एंड थैंक यू सर। थैंक यू। Bye. बाय बाय।